अयोग वाह। हमारा जो है अयोग वाह वर्ण क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अ प्लस क्या आएगा, योग प्लस वाह। इसका मतलब क्या हुआ, अ मीन्स क्या होता है नहीं, योग मीन्स साथ, योग मीन्स क्या हो गया साथ, वाह मीन्स चले, वहन करे, या वहन करना तो आप लोग सुने ही होंगे। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो कहते हैं किसी का जब हम भार उठाते हैं उसे बोलते हैं वहन करना। तो हमारा जो है अयोग वाह वर्ण, इसको यदि हमें समझना है तो अयोग वाह वर्ण को जब हम तोड़ेंगे तो अयोग वाह वर्ण को तोड़ने पे अ बना, योग बना और वाह बोला बना। तो अ का मतलब क्या है नहीं, योग का मतलब है साथ, वाह का मतलब चले या वहन करे। ठीक है, मतलब अब इसका जो है सबसे कह लीजिए सरलतम अर्थ निकल के यही आएगा कि जो साथ ना चले। क्या हो जाएगा, जो साथ ना चले। अब हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है या पाणिनि जी ने जो हमें सूत्र दिया है उसमें कहीं भी हमें ये अंक अ या जीवामूली या उपदमानी जो है देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो है आप लोग जो संस्कृत की वर्णमाला है अ इ उड़ रे लिका ए ओ अंगा ए ओ छ ह य व र ट ल ड़ इ म अंगाड़ा नम झ भ य घड़ ध स ख प छ ट च ट त व क प य छ स स र ह ल। पूरी जो वर्णमाला है उसमें हमें कहीं अंक अ मिला, नहीं मिला। ऐसे उपदमानी क ख या प फ मिला, नहीं मिला। यानी जीवामूली क ख और उपदमानी प फ ये भी हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है या वर्णमाला है संस्कृत की उसमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो है संस्कृत वर्णमाला में हम स्वर वर्ण भी पढ़ते हैं, या कोई भी हिंदी की ही वर्णमाला ले लीजिए तो उसमें भी हम जो है स्वर वर्ण पढ़ते हैं। फिर क्या है, हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। अयोग वाह की बारी कब आती है, आखिरी में। यानी ये क्या है, बचे हुए शब्द है, क्या है, बचे हुए वर्ण है। तो स्वर वर्ण पहले गिने जाएंगे, फिर क्या गिने जाएंगे, व्यंजन वर्ण। उसके बाद जो बच जाता है संयुक्त आ जाता है और फिर अंत में आता है अयोग वाह। यानी अयोग वाह वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो वर्णमाला में नहीं है। उनके कोई भी चाहे हिंदी वर्णमाला हो चाहे संस्कृत वर्णमाला, दोनों में कहीं भी यदि उसका रूप देखा जाए तो देखने को नहीं मिलता है। उसको लिया गया है किस आधार पे, उसके प्रयोग के आधार पे, उसके व्यवहारिक गुण के आधार पे लिया गया है। तो अयोग वाह वर्ण जब भी पूछा जाएगा तो हमें अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें उसको स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन अतिरिक्त में जो है उसको माना जाता है। तो यानी जो साथ ना चले, इसका कहने का मतलब यही हुआ कि जो ना स्वर वर्णों में गिना जाए और ना व्यंजन वर्णों में गिना जाए। अयोग वाह में इनको गिना जाता है। जैसे ये होता है कि एक घर उनको दे दीजिए, एक घर मान लीजिए स्वर वर्णों का हो गया, एक घर जो है व्यंजन वर्णों का हो गया, तो अपने अपने घर में सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं। घर में ही हम लोग देख लेते कि ये कमरा उनका है, वो कमरा उनका है, तो उनके फैमिली के जितने सदस्य हैं उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, उनके कमरे के जितने लोग हैं उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अब जो आ गया तो उसके लिए गेस्ट रूम बनता है ना, कि हाँ जो उनका मेहमान आए, चाहे उनका मेहमान आए, उनके लिए गेस्ट रूम बना, वो लोग उसमें जो है रहेंगे। तो इसी तरह ये समझ लीजिए कि जो ये अंक आह और जीवामूली और उपदमानी वर्ण है जिसको हम अयोग वाह वर्ण कहते हैं, ये गेस्ट रूप में ही है। समझ लीजिए गेस्ट का जैसे रूम है कि गेस्ट आएंगे तो उसमें रहेंगे, ऑप्शनल है। परमानेंटली जो है स्वर वर्ण का घर है, व्यंजन वर्ण का घर है। वर्णमाला जो है हमारी उसका जो परमानेंटली स्वर और वर्णों का घर बना हुआ है, लेकिन एज ए जैसे हम अपने घर में एक गेस्ट रूम बनाते हैं कि कोई आ गया तो उसमें रह सकता है, उसी तरह ये अयोग वाह वर्णों का भी काम है। मेरे समझाने का मतलब यही है कि इस तरह से आपको समझाऊंगे तो शायद आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये जो अयोग वाह वर्ण है वर्णमाला में नहीं है, ये अतिरिक्त वर्ण माने जाते हैं। कैसे वर्ण माने जाते हैं, अतिरिक्त, बचे हुए या अलग से, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो है, आप लोग जो है सुने होंगे रामः। अब जो ये रामा बोले हैं तो यहाँ पे हमारा जो है विसर्ग का रूप देखने को मिल रहा है, या फिर रामम ऐसे ऊपर बिंदी देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये विसर्ग रूप, इसको जो ये गोला रूप बनता है इसको हम बोलते हैं विसर्ग, और जो ऐसे ऊपर किसी शब्द के ऊपर ऐसे बिंदी रूप में रहता है उसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक, अब हमारा संस्कृत में और भी एक वर्ण आता है, ऐसे करके बना रहता है, क और ख। ठीक है, ये जो क और ख के आगे ऐसे है इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग क्यों बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग। ठीक है, इसी तरह हमारा जो है प के आगे आप लोगों ने ऐसे देखा होगा और फ के आगे भी ऐसे आप लोगों ने बना हुआ देखा है, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, अर्ध विसर्ग। इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये जो चंद्रबिंदु की तरह ऊपर नीचे सटा हुआ है इसको। अब ये अर्ध विसर्ग बनता कैसे है इसको जानते हैं। इसको अर्ध विसर्ग तो कहते हैं, लेकिन ये बना कैसे, ठीक, तो इसको जान लेते हैं। अब जैसे हम ये लिखे हैं शब्द रामः, क्या लिखे हैं, रामः, ये जो विसर्ग है दोनों लगाए तो इसका ऊपर से मिटा दिए, इसका नीचे से मिटा दिए। ठीक है, दिख रहा है, बड़ा करके आप लोगों को लिख के बताती हूँ। जैसे हमारा शब्द है रामः, अब इसमें हमारा ये बिंदी, ये क्या है, विसर्ग। ये जो दोनों गोला है इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग। अब इस विसर्ग को नीचे से और इसको ऊपर से ऐसे हम हटा देते हैं। ठीक है,
अब इन दोनों को जब हम ऐसे सटा देते हैं तब देखिए वैसे ही दिख रहा है ना। इन दोनों को जब आपस में सटा के ऐसे लिखे तो ऐसे ही बन रहा है, यानी विसर्ग का ऊपर का हिस्सा हटा दिए और जो नीचे वाला बिंदी है विसर्ग वाला उसका नीचे का हिस्सा हटा दिए, तो दोनों आधा आधा हो गया। यानी जो विसर्ग था उसको जो है दो भागों में बांट दिए, इस वाले नीचे वाले को ऊपर वाले को, और बीच में जो बचा उसको सटा के ऐसे लिख दिए। तो आप समझ में आ गया कि इसको अर्ध विसर्ग क्यों बोलते हैं, कि जो विसर्ग है उसको आधा करके बनाया गया रूप है इसलिए। ठीक ऐसे ही प और फ में भी है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि संस्कृत में जब भी अयोग व वर्ण पूछा जाएगा, अब ये तो मैं बताई हूँ कि ऐसे लगता होगा तो इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ऐसे लगेगा तो इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और जब क और ख के आगे ऐसे लिखा रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, उसको जीवामूली बोलते हैं। और प और फ के आगे ऐसा लगा रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, उसको उपदमानी बोलते हैं। तो हमारे जितना हम समझे हैं उससे यही बात निकल के आई है कि संस्कृत में जो अयोग व वर्ण है कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। तो हमसे जब भी पूछा जाएगा कि संस्कृत में अयोग व वर्ण कितने हैं, हिंदी में पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे, 2। हिंदी में क्या, ये जैसे हम पढ़ते हैं ना अंक और अह, इसी को माना जाता है। ठीक, ये तो हिंदी वाला हो गया। लेकिन जब आपसे संस्कृत में अयोग व पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। कितना बताएंगे, 4। वो 4 कौन कौन से हैं, एक है हमारा अनुस्वार, एक कौन सा है, पहला अनुस्वार है, दूसरा विसर्ग है, और तीसरा क्या है, जीवा मूली। जीवा मूली यानी जीभ के द्वारा जो जीवा है हमारी वो कहां से जुड़ी है, कंठ से जुड़ी है, तो यानी कंठ के स्थान से। और चौथा हमारा क्या है, उपदमानी। उपदमानी। अब इसको हम शब्द के रूप में कैसे जानेंगे, अनुस्वार। अब जैसे हमारा आपने लिखा होगा, देखा होगा बालकः, बालकम। अब ये जो बालकम लिखा है ऊपर बिंदी आपको ऐसे लगी हुई मिलेगी, तो ये किसका रूप है, अनुस्वार का रूप है। ठीक, विसर्ग में अब इसी शब्द को यदि हम इसमें विसर्ग लगा दें तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे लगा है अनुस्वार का चिन्ह क्या हुआ, किसी बिंदी के ऊपर, विसर्ग का जब ऐसे रहेगा किसी शब्द के बाद तो ये विसर्ग का जो है चिन्ह है। अब जीवामूली में क्या होता है कि अर्ध विसर्ग का रूप बना रहेगा और क्या लिखा रहेगा हमारा, क और ख। ठीक है, तो ये जो ऐसे बनता है क के आगे और ऐसे ख के आगे बनता है, इसी को हम बोलते हैं जीवामूली। इसी प्रकार ऐसा ही चिन्ह यदि प और फ के आगे बना तो हम क्या बोलते हैं, इसको उपदमानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपदमानी बोलते हैं। ये लिखा है ना उपदमानी, प के आगे ऐसा अर्ध विसर्ग लगा रहेगा या फ के आगे ऐसा अर्ध विसर्ग लगा हुआ मिलेगा तो हम उसकी गिनती किसमें करेंगे, उपदमानी अयोग व में करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि संस्कृत में अयोग व क्या है, जो संस्कृत वर्णमाला में या माहेश्वर सूत्र में नहीं है, लेकिन क्या है, अतिरिक्त है। यानी संस्कृत वर्णमाला में भी इनकी गिनती नहीं है और ना हमें माहेश्वर सूत्र में कहीं भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन इनकी आवश्यकता, इनकी व्यवहारिकता की वजह से जो है इनको अतिरिक्त वर्ण या अयोग व वर्ण कहते हैं। संस्कृत में अयोग व वर्ण जो है 4 हैं। कौन कौन से, अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानी और जीवामूली। ठीक है, तो अनुस्वार का चिन्ह ऐसा रहेगा, विसर्ग का चिन्ह ऐसा रहेगा, जीवामूली का ऐसा रहेगा और उपदमानी का ऐसा रहेगा। अब उपदमानी और जीवामूली में ये ध्यान रखिएगा कि जब क के आगे अर्ध विसर्ग रहेगा, चाहे ख के आगे अर्ध विसर्ग रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, इसको जीवामूली। क और ख के आगे ही जब विसर्ग अर्ध विसर्ग का रूप देखने को मिलेगा तो उसे जीवामूली कहेंगे। ठीक, और जब क और फ के आगे अर्ध विसर्ग का रूप देखने को मिलेगा तो उसकी गिनती किसमें करेंगे, हम उपदमानी में करेंगे। इन दोनों का उदाहरण देख लीजिए, आप कहीं ना कहीं देखते होंगे ऐसे लिखा रहता है बालक क्रीडति या बालक, और ऐसे बना रहेगा और लिखा रहेगा खेलती, लिखा हुआ आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, इसी प्रकार उपदमानी में भी देख लीजिए वृक्ष पतिति। आप लोगों की जो बुक है संस्कृत उसमें आप लोग वृक्ष पतति ऐसे करके देखते होंगे, मिला होगा, और ऐसे भी रहता है वृक्ष और लिखा रहता है फलती। ठीक है, तो फ के आगे ये चिन्ह दिख रहा है अर्ध विसर्ग, तो ये क्या है, उपदमानी है। प के आगे अर्ध विसर्ग दिख रहा है तो ये क्या है, उपदमानी। यहाँ क के आगे तो ये जीवामूली में हो गया, ख के आगे तो ये भी जीवामूली में चला गया। अब इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो बालकम है और बालक है ये क्या है, स्वर आधारित है। किस पे है, स्वर, यानी स्वर के बाद लगेंगे। ये जो अनुस्वार का चिन्ह है और विसर्ग का चिन्ह है कब लगेगा, जब कोई शब्द है और उसके अंत में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। स्वर अ, कौन सा स्वर, अ होना चाहिए।
तो स्वर पे आधारित है। और जो हमारा जीवामूली और उपदमानी है ये किस पे आधारित है? व्यंजन पे आधारित है। किस पे आधारित है? व्यंजन पर। अब ये देखिए क क्या है? व्यंजन वर्ण है, ठीक। और ख भी क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है। प भी हमारा व्यंजन वर्ण है और फ भी हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब यहाँ देखिए स्वर, तो अनुस्वार और विसर्ग ये किस पे डिपेंड है? किस पे है? स्वर पे आधारित है। यानी स्वर वर्ण रहेगा तभी वहां लगेगा ये अंक का बिंदी, चाहे विसर्ग का बिंदी कहाँ देखने को अक्सर मिलता है हमें? जो स्वर वर्ण होते हैं वहां पे। अब जैसे बालकम को तोड़ेंगे तो क में हमारा अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बालक शब्द को यदि हम तोड़ेंगे तो ब धन आ धन ल पूरा है यानी अ जुड़ा है, ठीक। फिर क भी पूरा है यानी इसमें भी क्या है? हमारा अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आ गया हमारा अनुस्वार। तो यहाँ पे देखिए अ आया है, अ क्या है? हमारा स्वर वर्ण है, ठीक। ऐसे ही बालका देखिए ये, इसमें भी बालक को तोड़ेंगे तो ब धन आ धन ल धन अ धन क धन अ, ठीक है। फिर प्लस क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बालक शब्द को जब हम तोड़े हैं तो क के बाद अ आया है, तो यानी अ के बाद जो है हमारा विसर्ग लगा है। तो हमें पूरी बात मेरे समझाने का मतलब यही है कि अनुस्वार और विसर्ग जब वहां लगेंगे जहां पे हमारा स्वर वर्ण अ आएगा, ठीक है। कोई भी स्वर वर्ण हो तभी वहां लगेगा, व्यंजन वर्णों में नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारा जीवामूली और उपदमानी अयोगवा वर्ण है ये कहाँ लगता है? व्यंजनों पे लगता है। अब जैसे क और ख क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है, प भी व्यंजन वर्ण है, फ भी व्यंजन वर्ण है, लेकिन उसके आगे क्या? अर्ध विसर्ग का रूप लगा हुआ है। इसीलिए इसको किसमें गिनती हो गई है? व्यंजन पर। इसको बोलते हैं जीवामूली और उपदमानी किस पे आधारित है? व्यंजन पे आधारित है। और अनुस्वार और विसर्ग जो है हमारा किस पे आधारित है? स्वर पे आधारित है, क्योंकि जब लगेगा तो स्वर वर्ण उससे पहले एक रहेगा ये, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो संस्कृत में जब भी अयोगवा वर्ण पूछा जाएगा तो हम 4 बताएंगे: अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली, उपदमानी। अनुस्वार का चिन्ह ऐसे है और विसर्ग का चिन्ह ऐसे है। जीवामूली यदि क ख के पहले ऐसे मिलेगा तब तो हमारा वो जीवामूली में चला जाएगा, और यदि प और फ के पहले ऐसे लगा है तो वो किसमें चला जाएगा? उपदमानी में चला जाएगा। तो अनुस्वार और विसर्ग किस पे आधारित है? स्वर पे आधारित है। और उपदमानी और जीवामूली किस पे आधारित है? व्यंजन वर्णों पे आधारित है। इतनी पूरी बात हमें समझ में आ गई। तो अब हमारा है कि अयोगवा में और क्या जानना बाकी रह गया है कि ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण किससे होता है? नासिका से होता है। जब इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा कि अनुस्वार वाले का, तो नासिका से होता है, ठीक। अनुस्वारस्य नासिका या नासिका अनुस्वारस्य बोलते हैं। यानी जो अनुस्वार वाले वर्ण है वो कहाँ से बोले जाते हैं? नाक से बोले जाते हैं। बालकः जो हमारा सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी ये जो विसर्ग है वो किस में चला जाएगा? कंठ में चला जाएगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछे तो नासिका बताएंगे, अब विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो हम क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? कंठ बताएंगे, ठीक। अभी जब मैं उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी, अभी मोटा मोटा यहाँ जान लीजिए। और जब भी प और ख के आगे अर्ध विसर्ग रूप में रहेगा तो जीवामूली, यानी जीवा का मूल कहाँ है? कंठ है, तो जीवामूली में इसका जो है उच्चारण स्थान हो जाएगा। उपदमानी में ये जो प है और फ है किसमें चला जाएगा? उपदमानी वाले में, ठीक। तो जब भी अब इसका उच्चारण स्थान क्या, ये भी आप लोग जान गए। संस्कृत में अयोगवा वर्ण क्या है ये भी जान गए आप लोग, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस पे आधारित है ये भी जान गए। तो संस्कृत वर्णमाला को पढ़ा लेने के बाद ये जो है इंपॉर्टेंट बचा था, तो मैंने कहा इसको भी पहले आप लोगों को बता दूं। तो आप तो पूरा जो है वीडियो का निचोड़ हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर। अयोगवा वर्ण जो है ऐसे वर्ण है जो संस्कृत वर्णमाला में तो नहीं पढ़े जाते हैं, या हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है, चाहे माहेश्वर सूत्र है जो पाणिनि जी ने दिया है उसमें वो उपलब्ध नहीं है, उसकी गिनती नहीं की जाती। ये क्या कहलाते हैं? अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतिरिक्त वर्ण, यानी जो संस्कृत वर्णमाला में नहीं है, लेकिन इनकी आवश्यकता और इनकी उपयोगिता के आधार पर इनको अतिरिक्त वर्ण के साथ अयोगवा नाम देके जो है रख लिया गया है, ठीक है। संस्कृत में, हिंदी में तो हमारा अयोगवा 2 होता है, अंक अह, लेकिन जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें जो अयोगवा वर्ण है कितने हैं? 4 हैं। पहला है हमारा अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जीवामूली और चौथा है उपदमानी, ठीक। तो ये जो अनुस्वार है उसका जो चिन्ह है ऐसे रहेगा, विसर्ग का चिन्ह ऐसे देखने को मिलता है, और जीवामूली जो क और ख के आगे अर्ध विसर्ग, अभी मैं बताई हूँ कैसे बना है, इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। तो क और ख के आगे जब अर्ध विसर्ग लगा हुआ रूप दिखेगा तो वो हमारा किसमें चला जाएगा? जीवामूली वर्ण में चला जाएगा। फिर ऐसे ही प और फ के आगे जब हमें अर्ध विसर्ग का रूप देखने को मिलेगा तो वो किसमें चला जाएगा? हमारा उपदमानी में चला जाएगा। तो संस्कृत में अयोगवा वर्ण 4 है: अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपदमानी, ठीक। लेकिन हमें इसमें एक और बातें याद रखनी है कि जो ये अनुस्वार है और विसर्ग है किस पे आधारित है? स्वर पे आधारित है। यानी ये कहाँ लगेगा? जब अंत में स्वर वर्ण आएगा, जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो उसमें एक हमें स्वर वर्ण अ जरूर देखने को मिलेगा। अब जैसे बालक को ही तोड़े हैं तो अंत में क के साथ अ जुड़ा है,
ऐसे ही बालकह में भी हमारा क के साथ अ जुड़ा है, तो अंक अह, ये समझ लीजिए क्या है, अनुस्वार विसर्ग, ये कहाँ लगेगा, स्वर पे आधारित शब्दों पे लगेगा। ठीक, ये जो उपदमानी और जीवामूली और उपदमानी वर्ण है अयोगवा, ये कहाँ लगेंगे, व्यंजन वर्णों पे लगेंगे। ठीक, ये जो है मोटा मोटा जो है इसका आधार है। और जान लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अनुस्वार का जो है उच्चारण स्थान जब पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, नासिका। और विसर्ग का जो है अकु विसर्जनीय से कंठा से कंठ हो जाएगा। और जीवामूली का जीवामूली रहेगा और उपदमानी का उपदमानी ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो भी डाउट था अयोग व वर्ण को लेके वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। और इसमें परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। एक एक टॉपिक को यदि आप लिखने लगेंगे तो आप लोग को समझ जाएंगे किसमें कितनी सारी बातें जो है हमारी परीक्षा से संबंधित है। तो वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या यूजफुल लगी हो, समझ में आया, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ आपके अगल बगल जो बच्चे संस्कृत लिए हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत में इंटरेस्ट है, तो संस्कृत के क्षेत्र को इजी बनाना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इस चैनल पे जरूर आए। और उन लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। संस्कृत को सरलतम रूप से सीखने के लिए मेरे साथ आप लोग जरूर जुड़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।